तो चलो स्टार्ट करें जाए न्यूमेरिकल। बिल्कुल बच्चों स्टार्ट करने के मूड में हूँ मैं, तो आप भी एकदम इसको देखने के मूड में आ जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये नीट के न्यूमेरिकल से और आज ये खत्म हो जाएंगे, मतलब सारे न्यूमेरिकल नीट के खत्म नहीं हो जाएंगे, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे खत्म हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये दे रखी है भाई, स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखी है आपको। ठीक है, मैंने बात मान ली इसकी। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर ऑफ रिवर इज, अच्छा रिवर के वाटर की जो स्पीड दे रखी है वो 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर की स्पीड मतलब रिवर की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। और ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये होता है ईस्ट, ये होता है जी वेस्ट, ये होता है जी नॉर्थ, ये होता है जी साउथ। तो ईस्ट मतलब आई कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है भाई। ठीक है, स्पीड ऑफ ये है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग ऑन साउथ बैंक। अच्छा, ये ऐसे नदी फ्लो हो रही है भाई, ऐसे इस डायरेक्शन में ये नदी फ्लो हो रही है और ये साउथ बैंक पर यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, एंड विशेष टू, और ये चाहता है, इसकी इच्छा है, टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। ये नॉर्थ नहीं लिखा, ये लिखा नॉर्थ। तो नॉर्थ के रेस्पेक्ट में आपको बताना है इसको किस एंगल पे तैरना स्टार्ट करना चाहिए ताकि शॉर्टेस्ट पास पे ट्रेवल कर पाए। अब इसको थोड़ा समझो आप, शॉर्टेस्ट पास में ट्रेवल करना है तो देखो, तो इसको मतलब ऐसे पहुंचना है भाई। शॉर्टेस्ट पास में तभी ट्रेवल कर पाएगा जब ये स्ट्रेट यहाँ से निकले भाई। बच्चों, प्यारे बच्चों, भोले भोले बच्चों, अरे भोले भोले बच्चों, अरे भोले भोले बच्चों। देखो इसकी स्पीड, रिवर की स्पीड ये रही, VRG जो है वो इस डायरेक्शन में 10। अब देखो इसको निकलना है शॉर्टेस्ट पास से, मतलब इसको फाइनली ऐसे पहुंचना होगा तभी ये पार्ट शॉर्टेस्ट होगा, मतलब इस वाले पॉइंट से जस्ट सामने वाले पॉइंट पे निकलना पड़ेगा। तो इसको कहीं इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। जब इस डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट करेगा तो नदी का फ्लो इसे इधर लाएगा, इस डायरेक्शन में लाता जाएगा और ये स्ट्रेट निकल पाएगा। ये मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था। तो ये एंगल में मान लेता हूँ इसकी, इसके थीटा पे चलना स्टार्ट किया। और ये कौन सी स्पीड है भाई इसकी, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। यही तो स्टिल वाटर में स्पीड होती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, जो इसने दे रखी है कि ये 20 मीटर पर सेकंड से इसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते जी? क्या आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, तो यहाँ से जो साइन थीटा होगा भाई, साइन थीटा यदि ABC ट्राइंगल में कंसीडर करूं और इसको यहाँ पर रीड्रॉ कर लूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगी साइड A, ये हो जाएगी B और ये हो जाएगी C। ये एंगल मुझे निकालना है, जबकि ये 10 है और ये है 20। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 10/20। यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2। तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन इसने पूछा थीटा ही है क्योंकि इसने बोला कि नॉर्थ से एंगल बताओ, मतलब इस वाले ये वाला एंगल पूछा, ये तो 30 डिग्री। लेकिन ये ऐसे भी पूछ सकता था कि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से एंगल होता, तो रिवर इस डायरेक्शन फ्लो हो रही, इससे यदि एंगल पूछता तब ये थीटा बताना पड़ता और आंसर होता 60। इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली 30 है क्योंकि इसने नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल पूछा है। लेकिन ये इस डायरेक्शन से एंगल पूछ लेता भाई, मतलब इस हॉरिजॉन्टल जगह से एंगल पूछ लेता तो वो आंसर हो जाता 60। तो फिलहाल आंसर 30 है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 16। अ विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। अच्छी बात है, एक रिवर ही जिसकी जो विड्थ ही वो है भाई 1 किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। The wood cover the width of river is shortest will possible path is 15 मीटर। अच्छा, कुल मिला के बात ये है कि भाई ये शॉर्टेस्ट पाथ पे यदि इसको जाना है तो आपको पता है कि इसको इधर चलना पड़ेगा, तब ये रिवर इसको कुछ फ्लो कराएगी और लास्ट में यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो जो वोट की स्पीड है, वोट की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में होगी, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, विद रेस्पेक्ट टू रिवर होगी। यदि स्टिल वाटर में मैन की स्पीड या बोट की स्पीड दे रखी होती है तो वो होती है वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, जो कि आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा वही थीटा एंगल, और आपको बता दिया कि रिवर की विड्थ इतनी है, रिवर की विड्थ इतनी है। आपसे पूछा क्या है कि
देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज, मतलब ये आपसे वी आर जी की वैल्यू पूछ ली, वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम की वैल्यू पूछ ली, और आपको दिया गया है कि ऐसा करने में इसको 15 मिनट का टाइम लगता है, रिवर को क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगता है, 15 मिनट का। तो मैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी लिख दूं, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है यहाँ पर, स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाती है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यदि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन समझ आपको नहीं आएगा। यदि चैप्टर पढ़ रखा है आपने, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, रिवर बोट, रिवर मैन प्रॉब्लम सारे बता रखे हैं, वहाँ पे आपको इजीली 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने, 20 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा। आपके डिस्टेंस कितनी है भाई, 1 किलोमीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी लोगे भाई, जो रिवर की विड्थ ये वाली है तो इसी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, मतलब ये वाली वेलोसिटी आपको चाहिए, और ये वेलोसिटी कितनी होगी भाई, पाइथागोरस थ्योरम से यदि मैं इसको वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि निकालना चाहूँ तो क्या आप इस वेलोसिटी को निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये वाली वेलोसिटी आएगी अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब वीवीआर का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का होल स्क्वायर, यही आएगी भाई, यही आएगी। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 15 मिनट, 15 मिनट, 15/60 कर दूंगा तो आ जाएगा आर में आंसर। तो यहाँ से 1/4 इक्वल टू आ रहा है 1 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वी आर जी का होल स्क्वायर, और यहाँ से मैं इसको इधर ले जाता हूँ, दोनों साइड कर देता हूँ स्क्वायर, वी आर जी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से वी आर जी की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 16, वी आर जी की वैल्यू आ जाएगी भाई 9, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर जी का स्क्वायर की वैल्यू आएगी, वी आर जी का स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, तो वी आर जी की वैल्यू +-3 मीटर पर सेकंड यहाँ की आंसर, वेलोसिटी का नहीं स्पीड का पूछा हो तो 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा आंसर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अपन ने, ये देखो टाइम मैंने आर में लिया है, मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया तो आर हो गया, और वेलोसिटी आपको ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ये देखो दूसरा आंसर भी किस में आएगा भाई, किलोमीटर पर आवर में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। लेकिन आप यदि सिर्फ इस क्वेश्चन आंसर को देख के आए हो, यदि आपको नॉलेज है भाई, यदि आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे कूद गए हो और आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो धुआं धुआं हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है भाई, एक बोट है जिसमें स्पीड है 5, इट क्रॉसेज ए रिवर ऑफ 1 किलोमीटर, अच्छा ये तो भी पुराना वाला क्वेश्चन आ गया है वापस। A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. If resultant velocity of boat is 10 km per hour, then velocity of river is, अच्छा जी अच्छा, एक बोट है भाई, ये सेंट अक्रॉस ए रिवर, इसको रिवर के अक्रॉस जाना है, मतलब ऐसे कहीं जाना होगा भाई, कितनी स्पीड से जाना चाह रहे हैं, 8 किलोमीटर पर आवर से, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये है। तो आप ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, यदि ऐसे चल रही है भाई, तो यदि तो मुझे ये बात बताओ, रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, और रिवर का फ्लो यदि इस डायरेक्शन में हो गया तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट यदि आपको चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 64, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी यहाँ से 36, वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि 36 का अंडर रूट जो होता है वो 6 होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया भाई, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कि 36 का जो रूट होता है वो 6 होता है। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा इस तरह से, कोई डाउट किसी भी तरह का, ऐसा भी डाउट, प्यारा डाउट, दुलारा डाउट नहीं है ना आपको। इजी क्वेश्चन था, इसने बोला कि भाई एक बोट है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपको रिवर की स्पीड पूछ ली तो देख आप निकाल सकते हो, रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है इस वाली वेलोसिटी का स्क्वायर, इस वाली वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर टोटल रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 10, तो 10 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, बस यही आंसर पूछा,
सॉरी, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वैल्यू कितनी है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ 10 मास इज कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ द हॉलो सिलिंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक रेडियस ऑफ ड्रम, एक ड्रम है भाई, सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, और आपने एक होशियारी करके एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, वो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, नीचे गिर भी नहीं रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ये ड्रम जो रोटेट कर रहा है, यदि ये ड्रम रोटेट करेगा तो इस पे एक बाहर की साइड फोर्स लगेगा mv²/r। mv²/r इसको इससे दीवार से चिपका के रखेगा, ठीक है, वो बात आपकी सही है। लेकिन ये ड्रम नीचे गिरना तो चाह रहा होगा, किस वजह से? mg की वजह से। लेकिन पीछे इसको कौन रोक रहा होगा? फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन। अब मुझे ये बताओ, यदि मैं देखो, इसके लिए आपको पहले सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मत आ जाना, नहीं तो दिमाग में धुआं हो जाएगा आपके। पहले आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस वाले केस में यदि मैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस को करना चाहूँ तो यहाँ पर इस वाले सेंट्रीफ्यूगल लग ही नहीं रहा है, सामान हटाओ। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मतलब अंदर की साइड रोटेट होने के लिए अंदर साइड फोर्स की जरूरत पड़ेगी, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे mv²/r, ठीक है। नेट फोर्स अंदर की डायरेक्शन में होती है वो mv²/r के इक्वल होती है। नेट फोर्स अंदर की डायरेक्शन में होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, नेट फोर्स जो भी सेंटर की डायरेक्शन में होती है वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। या फिर आप इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पर बाहर की साइड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू कितनी होगी? वही जो सेंट्रीपिटल की होती है mv²/r, और अंदर की डायरेक्शन में क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से n, क्योंकि ये एकदम स्टेबल उसी कंडीशन में रखा हुआ है, ऊपर नीचे गिर नहीं रहा, ना तो इधर उधर जा रहा है, मतलब ये फोर्स आपस में क्या है? बैलेंस। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि ये ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, ऊपर फ्रिक्शन लगता था, नीचे मुन्ना होता था, तोते भूख लगी, खाला बेटा मूंगफली। तो नीचे कौन सी फोर्स है? mg बैलेंस। यहाँ से n की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो म्यू इंटू एन की जगह mv²/r, v नहीं v, m गया। आपको क्या चाहिए? मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड टू कीप द सिलेंडर स्टेशनरी। अच्छा जी, अच्छा, आपको v की वैल्यू निकालनी है, v नहीं, एक्चुअली में निकालना क्या है? ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बात, लेकिन वो तो अपने लिए चुटकियों अकेला v को ओमेगा से निकाल दें, पहले v तो निकालें जी। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ रही है √rg/μ आ रही है जी, √r, मतलब रेडियस कितनी है इसकी? 1 मीटर। g की वैल्यू इसने बोला है 10 ले लो भाई बिना हिचकिचाए, और म्यू की वैल्यू भाई 0.1। यहाँ से √100 आंसर वही का 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसने ये पूछा ही नहीं है, इसने पूछी है एंगुलर वेलोसिटी, तो v = 2 ओमेगा r। v की वैल्यू कितनी है? 10, ओमेगा निकालना है r1, तो ओमेगा भी वही आ गया 10, लेकिन यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। क्या घबराए तो नहीं आप? घबरा तो नहीं गए रे? अरे बच्चे घबरा तो नहीं गए? अच्छा, इसने ऐसा क्यों बोला? मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी बताओ। यदि ये वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज भी हो गई, मतलब इससे ज्यादा वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड से, तो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हैं, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हैं, कोई बात नहीं। यदि आपने ये बढ़ा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मतलब बैलेंस होते रहेंगे, ये कहीं जाएगा नहीं, अब इसे चिपका रहेगा। लेकिन मिनिमम इस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी हो गई तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? कि नीचे mg तो लग ही रहा है भाई, mg लग रहा है, और ऊपर क्या है? म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू मैं जानता हूँ mv²/r। तो मैंने यहाँ से v की वैल्यू निकाली 10 मीटर पर सेकंड है, तब तक तो ये बैलेंस है। लेकिन इससे कम हो गई वेलोसिटी, मतलब म्यू एन की वैल्यू, ऊपर लगने वाला फोर्स कम हो गया। ऊपर लगने वाला फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये नीचे जाना चाह रहा है। रिलेटिव मोशन का अपोज करता है कौन? फ्रिक्शन। यदि ये ब्लॉक नीचे करना चाह रहा है तो रिलेटिव मोशन का अपोज करना है, मतलब नीचे यदि गिरेगा तो रिलेटिव मोशन किधर बढ़ रहा है? नीचे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, इसका अपोजिट मतलब ऊपर की डायरेक्शन। तो आप इतनी बात समझ गए।
तो यदि क्या हुआ, वेलोसिटी इससे कम हो गई, मतलब म्यू एन की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर बाई डायरेक्ट वी पे डिपेंड कर रही है, वी कम एन की वैल्यू कम, एन कम तो ऊपर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स कम, यदि फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ गई तो mg इसको नीचे गिरा देगा, समझ गए आप। इसीलिए मिनिमम वेलोसिटी की इसने बात करी, इससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो चल जाएगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो चल जाएगी, चल जाएगी अब आप ये मत बोल देना कि सर ज्यादा वेलोसिटी होगी तो म्यू एन मतलब mv स्क्वायर बाई आर, डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाई आर, और ये फ्रिक्शन की वजह से ऊपर चला जाएगा, वेलोसिटी बढ़ गई ऊपर। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन कैसे फोर्स हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हैं, जितनी जरूरत होती है उतने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई पीछे डायरेक्शन में ज्यादा लगने लगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके लिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप वीडियो देख लेना, इसका कौन सा वीडियो, सर कौन सा वीडियो, अरे भाई आपको देखना है सर्कुलर मोशन वाला वीडियो, प्रोजेक्टाइल वाला वीडियो देख लेना, और वेक्टर वाला, ये तीनों वीडियो जो मैंने अपलोड किया वो देख लेना, बस आपको सब समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंड ऑफ small break on the smooth, if the particle moves circle with speed, the net force on the particle। कुल मिला के बात ये देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे सही से टाइप हुआ नहीं, एक्चुअली में क्या है मैं बता देता हूँ आपको। देखो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक मास m है, ये स्ट्रिंग की लेंथ l है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो आपसे पूछा भाई, आपसे पूछा इस जगह से हिंज है, हिंज जानते हो, इस जगह पे इसको बांध रखा है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है भाई, मास है। तो आपसे पूछा नेट सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो आप ऐसा कर दोगे, मुझे पता है कि आप क्या करोगे, अंदर की साइड टेंशन लगता है सर, बाहर की साइड लगता है mv स्क्वायर बाई आर, तो नेट अंदर की साइड फोर्स लगेगा t माइनस mv स्क्वायर बाई आर, नेट सेंटर की तरफ ये फोर्स लगेगा। ऐसा आपने कर दिया तो आपका आंसर धुआं हो जाए, आप गलत साबित हो जाओ। क्यों, देखो बच्चों मैंने आपको कितनी बार नहीं बताया है, कितनी बार नहीं बताया, नहीं कितनी बार बताया है कि नेट सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यदि रस्सी बंधी हुई है तो नेट सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन। यही टेंशन क्या हो जाता है, यही टेंशन अपने आप को mv स्क्वायर बाई आर के रूप में परिवर्तित कर लेता है, मतलब यही टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। नेट फोर्स यदि चाहिए तो कौन सा फोर्स लग रहा है, नेट सेंटर की तरफ सिर्फ और सिर्फ टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पर यदि कोई पूछ ले आपसे नेट सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है, टेंशन, इसका आंसर टी होगा, इसका आंसर टी होगा, मतलब टेंशन लगेगा नेट सेंटर की तरफ, समझ गए। यदि आपने नेट सेंटर की तरफ ये वाला फोर्स लगा दिया तो ये तो भाई इसकी तो नेट वैल्यू जीरो है ना, इसकी तो नेट वैल्यू जीरो हुई। क्यों होता क्या है कि जो अंदर की साइड वाला फोर्स है बाहर वाले फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो टी माइनस mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई ना यार, समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। नेट सेंटर की तरफ फोर्स कितना लगता है टी, और मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन पढ़ाते टाइम और आज भी बता रहा हूँ कि नेट सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही क्या देता है अपने को, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई आसमान से टपकता नहीं है अलग से, कुछ नहीं, बस नेट सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को दे देता है। ये क्वेश्चन हो गया। अ कार इज नेगोशिएटिंग ए कर्व रोड ऑफ रेडियस r, road is banked at an angle theta, the coefficient of friction between the tire of the car and road is mu, the maximum safe velocity on this road। देखो यहाँ से कई चीजें गायब हैं, रेडियस r है, एंगल थीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ये म्यू है। आपसे पूछा मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन द रोड, मतलब आप कहीं रोड पे फिसल के बाहर नहीं चले जाओ तो आपको सेफ वेलोसिटी निकालनी है। तो इसके लिए कुछ नहीं, ये मैंने आपको डायरेक्टली क्लास में करा दिया, लेकिन मैं वापस कराऊंगा ही, मुझे कराना ही है। ये बैंक रोड है, एंगल थीटा बना रही, ये आप कार लेके इस पे चल रहे हो तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं मुझे। इधर फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई यार, ठीक है जी, क्योंकि इसने पूछा है कि ये स्लिप होके बाहर नहीं चला जाए, बाहर नहीं चलाया मतलब रिलेटिव मोशन इसका बाहर की डायरेक्शन होगा, मतलब फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे, और जस्ट स्लिप होने वाली है, ऐसा इसने बोला है कि जस्ट स्लिप होगी तभी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होगी। जस्ट स्लिप होने वाली है तो यहाँ पर लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगता। मैं वापस बोलूंगा, लेक्चर देखो लेक्चर देखो लेक्चर देखो, मैं हमेशा एफ लेता हूँ, वैल्यू एफ लेता हूँ, एफ कैपिटल स्मॉल एफ, उसको म्यू एन नहीं करता, लेकिन इस केस में करूंगा क्योंकि इसने लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करती है, क्योंकि इसको भाई जस्ट स्लिप होने से रोकना है तो फ्रिक्शन को भी लिमिटिंग वैल्यू तक जाना पड़ेगा।
तो पीछे डायरेक्शन में फोर्स जो लगेगा वो इस केस में लग जाएगा म्यू एन, और नीचे डायरेक्शन क्या लगेगा क्योंकि स्लिप होके बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है इसकी वेलोसिटी कम होती भाई, कम होती है, ये नीचे गिरने वाली होती कार, तब फ्रिक्शन पीछे लगता, मतलब इस अपोजिट डायरेक्शन लगता है, लेकिन क्योंकि इसको बाहर जाने से रोकना है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। समझ गए होंगे, आप नहीं समझे हो तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। और नॉर्मल रिएक्शन लगता है भाई इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं एंगल का कमाल, नीचे लगता है भाई एम जी, कौन सा जी, एम जी। एम जी का इधर एक कंपोनेंट होता है इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर, वो होता है एम जी। बोलो 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 बोलो, देखो कैसे निकालोगे, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, ये थीटा, तो यहाँ पे आता है एम जी कॉस थीटा, और इस वाली सरफेस के अलोंग जो आता है वो आता है एम जी साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कोई नहीं। अब देखो यदि ये एंगल थीटा हो गया, यदि ये वाला एंगल हो गया थीटा, और ये वाला एंगल कितना होगा 90, सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल हो गया 90, और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है इधर, तो फ्रिक्शन से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर बना देते हैं म्यू एन का। तो ये म्यू एन का, यदि ये एंगल थीटा है, अच्छा यार ये थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो सही। ये ऐसे चल रहा है भाई, म्यू एन इधर है, म्यू एन इधर है, इधर लग रहा है एम जी, एम जी का ये कंपोनेंट कितना है एम जी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, तो ये है एम जी साइन थीटा। समझ गया? अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ जी, क्या बताओगे जी, कि कि इधर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब बात करते हैं प्यारे प्यारे एंगल्स की, प्यारे प्यारे एंगल्स की। अब मुझे ये बताओ कि यदि ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा कि नहीं? ये नॉर्मल है इस पर, ये इस पर नॉर्मल है भाई, ये इस पर नॉर्मल हो जाएगा, इसको हटाओ, समाप्त करो, समय समाप्ति घोषणा। बस इसमें सिर्फ ज्योमेट्री आप समझ गए एक बार, इसीलिए मैं बड़े इम्तिहान से, क्या बोलते हैं शब्द का नाम बोलिए, इम्तिहान से, अरे इम्तिहान नहीं, इम्तिहान नहीं, कुछ और ही होता है वो, कुछ भी होता है, मतलब बड़ी आराम आराम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई इधर जो फोर्स लग रहा है म्यू एन, तो म्यू एन का एक कंपोनेंट होगा इधर, ठीक है, म्यू एन का एक कंपोनेंट होगा इधर जिसकी वैल्यू होगी म्यू एन कॉस ऑफ थीटा, एक कंपोनेंट आएगा इधर नीचे की डायरेक्शन में जो होगा म्यू एन साइन थीटा। ये एंगल थीटा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये है क्या नॉर्मल रिएक्शन, ये है क्या नॉर्मल रिएक्शन। अब ये वाले एंगल की बात करते हैं, ये यदि मैंने थीटा बना लिया तो ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, और एन का इधर एक कंपोनेंट आएगा वो आएगा एन साइन थीटा। अरे बोलो ना बोलो, मुझको क्या हुआ है? तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर लग रहा है एम बी स्क्वायर हो यार, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, इधर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, म्यू एन कॉस ऑफ थीटा प्लस एन साइन थीटा, नंबर 1 इक्वेशन। अब वर्टिकल वाले फोर्स बैलेंस कर लो, वर्टिकल वाले फोर्स बैलेंस करते हैं, तो भाई नीचे कितना लग रहा है एम जी प्लस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू ऊपर की डायरेक्शन कितना एन कॉस थीटा। तो यहां से एम जी की वैल्यू निकाल दो, एम जी इक्वल्स टू एन कॉमन ले लिया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, ये गया भाई, ये गया, यहाँ से भी एन कॉमन ले लो, और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा हूँ तो एन, यहाँ से मैंने एन कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ से भी एन कॉमन आएगा, नीचे से भी एन, तो एन से एन तो गया भाई, एन से एन का तो काम तमाम हो गया, बचा के अंदर म्यू कॉस थीटा
म्यू कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा अपूर्ण कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्या ये समझने में आपको कोई दिक्कत? बोलो, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड को इस वाली साइड से डिवाइड कर दिया है बस, और राइट हैंड साइड ये रही इसकी, इसको राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। यहाँ से भी एन कॉमन ले लिया तो एन से एन कट गया, बचा क्या म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऊपर एन तो हट गया यहाँ से यार, एन कहाँ जा गया, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। अब बचेगा भाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी को मैं ले जाता हूँ इधर, इन टू मैं क्या करता हूँ साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, साइन थीटा कॉमन ले रहा हूँ भाई मैं, तो मैं नहीं रुकूंगा, साइन थीटा कॉमन लेके मानूंगा। तो भाई ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा, 1 प्लस म्यू टेन थीटा यही बचेगा, अपॉन नीचे भी साइन थीटा यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ तभी तो। अच्छा मैं कॉस थीटा कॉमन ले क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो आपको ऑप्शन दे रखे ना वो टेन थीटा की फॉर्म में दे रखे, यदि वो ऑप्शन कॉट थीटा की फॉर्म में दे रखे होते, कॉट थीटा की फॉर्म में, तो मैं क्या कॉमन लेता, फिर मैं साइन कॉमन ले लेता। यदि साइन कॉमन ले लोगे तो कॉस अपॉन साइन आएगा, तो वो कॉट की फॉर्म में आता। अभी मैं ले रहा हूँ कॉस कॉमन, तो 1 माइनस कॉस तो कॉमन ले लिया, म्यू अपॉन, क्योंकि कॉस कॉमन ले लिया तो मतलब कॉस से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा टेन थीटा, ये बात है। तो यहाँ से जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, लिमिटिंग वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस, कुछ गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, कुछ तो गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, 1 माइनस म्यू टेन थीटा ये तो सही है, लेकिन ऊपर मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है यार, अरे गड़बड़ हो गई हाँ यार, मेरे पेन से निकल गई। देखो मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा बचेगा, इसलिए यहाँ पर ऊपर आएगा म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये आंसर है इसका बस। अब मैं आपको कॉमन लेना भी सिखा देता हूँ, कई बच्चों को कॉमन लेने में भी डाउट हो रहा होगा, मुझे पता है, मुझे यार पता है कि कॉमन लेने में भी कई बच्चों को सांस फूल गई होगी, सर ये कॉमन लेने पे आप ऐसे अंदर जादू कौन सा कर देती हो सर, सर कौन सा जादू कर देती हो भाई, ये बताओ मुझे। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो सब कुछ भूल जाओ, मैं सिर्फ ये वाली टर्म लिख लेता हूँ, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वाली टर्म लिख ली मैंने, अपॉन नीचे जो टर्म लिखी हुई है कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। मैंने आपसे बोला कि ऊपर से मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉस थीटा कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से यदि मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ मतलब कॉस थीटा का दोनों दोनों टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो म्यू बचेगा, और इधर जब कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है टेन ऑफ थीटा। ओके, नीचे से भी मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ भाई, ये ले लिया मैंने कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा तो कॉमन आएगा 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, आप समझ गए। और ये यहाँ से कट ही जाएगा, बस ये होता है कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट, क्या सेप्ट, कोण जैसा सेप्ट। ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टोन्स ऑफ मास m and 2m आर व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। अच्छा, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में दो मास हैं a m, ठीक है और दूसरा है भाई 2m, दूसरा है 2m, वो दोनों रोटेट कर रहे हैं। अब इसने बोला हैवियर वन इज एट रेडियस r/2। अच्छा, तो मतलब ये 2m है, इसकी रेडियस यहाँ से है r/2, और दूसरा जो हल्का वाला है m, हल्का वाला m है जिसकी रेडियस है r। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ स्टोन, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ स्टोन, लाइट स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ वैल्यू हैवियर स्टोन। अच्छा 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 अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ n इज, अच्छा ये बताना है आपको, अच्छा ये बताना है आपको टेंजेंशियल स्पीड जो है किसकी, इसकी, ठीक है। टेंजेंशियल स्पीड की बात कर लेते हैं, तो टेंजेंशियल स्पीड की बात यदि मैं करूं दोनों के लिए,
तो इस हैवी मास की टेंजेंशियल स्पीड कितनी होगी, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो ओमेगा कुछ होगा इसका और इसकी रेडियस है r/2। ठीक है, ठीक है, टेंजेंशियल स्पीड है। दूसरे वाले, ये तो हो गई किस वाले मास के लिए, 2m वाले मास के लिए, ये 2m मास के लिए टेंजेंशियल स्पीड। दूसरे मास के लिए मतलब हल्के वाले मास के लिए टेंजेंशियल स्पीड ओमेगा इंटू आर, समझ गए, ओमेगा इंटू आर हल्के मास के लिए, समझ गए। अब आपसे पूछा है कि क्या पूछा है, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइट स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ, अच्छा ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात पूछ ली, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात पूछ ली। तो फर्स्ट वाले के लिए आपने सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला, मतलब इस वाले के लिए, तो वो कितना आएगा, m मतलब इसका मास, टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर mv² अपॉन इसकी रेडियस कितनी है r/2। दूसरे वाले के लिए टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू m इंटू v², इसको v1 मान देता हूँ, इसको v2 अपॉन r, f1 f2। इसने क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं अपन, कि टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइट स्टोन, इसमें से लाइट स्टोन कौन सा है, ये वाला लाइट स्टोन है ना m, ये वाला लाइट स्टोन है, मतलब जो लाइट स्टोन की टेंजेंशियल स्पीड है, मतलब जो v2 की वैल्यू है वो n टाइम है किसका, हेवियर वाले की, मतलब v1 की n टाइम से, कुल मिला के बात ये कुल मिला के बात ये है, वो बतानी है वैल्यू ऑफ n। ठीक है, जब ये सेम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब F1 इक्वल टू जब F2 है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू सेम है, तो आपको बताना है कि n की वैल्यू कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, m v1² अपॉन r/2 लिखो, इधर r/2 मतलब 2 पर चला जाएगा, 2 2 4, ठीक है। इसको m v2² अपॉन r, v2² अपॉन r, ठीक है। v2 इक्वल टू n v1, तो v2 की जगह मैं रख दूँ n v1, तो ये हो जाएगा n² v1 का स्क्वायर, ये गया जी, कहाँ गया जी, पता ही नहीं चला कहाँ गया, ये गया जी और ये गया जी। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई जी, +-2, लेकिन n एक नंबर है जो कि पॉजिटिव लेना है अपने को, जो कि 2 है, क्योंकि इसमें आंसर ऑप्शन 2 दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा n का 2। ये आपको समझ आया, चुटकियों का खेल है ये क्वेश्चन, मैं आपको समझा रहा था, इतना धीरे धीरे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैं तो डायरेक्ट ऐसे करता, मुझे पता था तो दोनों सेंटीमीटर फोर्स दोनों के सेम हो जाएंगे, तब ये वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले वाले के लिए m v²/r कर देता, छोटे वाले का मास ये रेडियस r है, दूसरे वाले के लिए m 2m हो जाता है, उसके लिए मास v2² अपॉन r की जगह r/2, यहाँ से ये कर देता, v2 v1 का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट पुट करता है, यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 2। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते टाइम ज़्यादा लग गया। अ मास ऑफ ए कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन ए लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r if mu represent the static friction force between the road and the tire of the car, maximum speed of the car in circular motion is, अच्छा ये अच्छा, एक सर्कुलर मोशन आप कर रहे हो भाई ये कार के साथ, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर हो आप, तो बाहर की साइड एक फोर्स है कौन सा, mv²/r, आपने स्पीड बढ़ाते गए तो देखो आपको कौन बचाएगा, यदि बाहर mv²/r लग रहा है तो आप बाहर फेंक दिए जाने चाहिए थे, यदि ये सड़क कैसी होती, स्मूथ होती, लेकिन ये सड़क स्मूथ नहीं है, इसमें है फ्रिक्शन, तो आप इतनी स्पीड बढ़ा रहे हो, इतनी स्पीड बढ़ाते गए कि अब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन बचा रहा है, इससे ज़्यादा आपने स्पीड बढ़ा दी तो फ्रिक्शन भी आपको नहीं बचा पाएगा, आप बाहर चले जाओगे। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू अंदर लग रही है वो लग रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन बचा रहा है, तो यहाँ पर F लिमिटिंग इक्वल्स टू mv²/r। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन नहीं होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, म्यू इंटू एन मतलब mg इक्वल्स टू mv²/r, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है तो mg नीचे लग रहा हुआ है, n ऊपर, तो n इक्वल्स टू mg, तो यहाँ से ये m से m गया, v कितना आ जाएगा, √μgr, इसका आंसर होगा √μgr। इसके अलावा m वगैरह का कोई रोल नहीं है, m आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने के लिए, m यहाँ पर है ही नहीं, गया टाटा बाय बाय क्लास खत्म हो गया, m का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ √μgr आंसर हो जाएगा, जो भी आंसर आपको μgr दे रखा है वही आपका सच्चा साथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A car of mass 100 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter of frictionless road if the banking angle is 45, the speed of car is। अच्छा, एक आप इस तरह की रोड पे चल रहे हो जिसको बैंक किया हुआ है, मतलब इसको इंक्लाइन किया हुआ है कितने एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, और यहाँ पर एक कार है 100 kg इसका मास है। तो आपको पता ही है इधर लगेगा mv² भाई आर, बोलो, नीचे लगेगा mg, बोलो, यहाँ पर लगेगा जी एन। एंगल कितना होता है अभी अभी देख चुके हैं, ये वाला एंगल होता है कितना, एन कॉस, एन कॉस, एन कॉस, एन कॉस बनाते हैं, यहाँ पे लगता है एम जी एकदम नीचे। अब मुझे बताओ ये एंगल एन होता है कि नहीं, क्योंकि ये एन तो नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला एंगल कितना होता है, थीटा। अब मुझे ये बताओ ये आपको समझ आती है बात नहीं आती कि ये एंगल थीटा होता है, बोल दो, मुंह को खोल दो, बोल दो मुंह को खोल। नहीं आती तो मैं समझा दूंगा, देखो ये 45 और ये तो 90 होगा, ये कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ भी 45, ठीक है। यदि मैं एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं यार, तो यदि ये 45 है तो ये हॉरिजॉन्टल यदि लाइन ड्रॉ करी तो ये इसके परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल के एमजी, तो ये दी 45 तो बचा हुआ भी 45, क्योंकि टोटल एंगल 90 हो जाएगा, ठीक है। इस सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है तो ये 45 तो बचा हुआ भी 45 होना चाहिए, तभी ये नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। अब ये बताओ ये वाला जो अपन ने कंपोनेंट लिया है भाई, एन का ये कंपोनेंट लिया है वो हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर है, तो यदि इसके परपेंडिकुलर होना है, इसको इस डॉटेड लाइन को इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होना है, तो ये वाला एंगल 45 है तो बचा हुआ भी 45। समझिए आप मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो यहाँ पर होगा एन कॉस 45, यदि ये एन कॉस 45 तो ये एन साइन 45। सिंपल बैलेंसिंग है, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एन साइन 45, एन साइन 45, और साइन 45 डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन 45, यहाँ से सिंपल एम जी इक्वल किसकी हो जाएगा, एम जी इक्वल टू, इन दोनों को बैलेंस करना हो वर्टिकल फोर्स को, एन कॉस 45, 1 2 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो एम वी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम सी, ये गया जी, इधर गया एन सी एन चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब tan 45 बचेगा, और tan 45 को जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। शास्त्रों में क्यों लिखा है, क्योंकि sin 45 भी 1/√2, cos 45 भी 1/√2, और sin थीटा होता है tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यदि दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी तो रेशियो 1 आ जाएगा, वाला जी। तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √r(g), क्योंकि tan 45 1 हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू √r, मतलब इसकी रेडियस कितनी है भाई 90, कौन थी 90 इंटू जी कितना होता है भाई, जी इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए था कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू पुट कर दो, v का आंसर है ये अंडर रूट, ये v आया हो गया तभी तो अंडर रूट लगाया, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपको इतनी रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा करोगे तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। रोलर कोस्टर इज डिजाइंड सच दैट राइडर एक्सपीरियंस वेटलेसनेस एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ। अच्छा देखो एक रोलर कोस्टर राइड है, वो कैसे है, ऐसे नीचे से चल रही है, एक झूला होगा, जैसे देखिए झूला है ये इसका एकदम सेंटर, और आप यहाँ पे बैठे हुए आपने देखे होंगे झूले, तो ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, जब ये जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप पहुंचते हो, इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इस जगह पे झूला ऐसे रोटेट कर रहा है भाई, ध्यान रखना ऐसे रोटेट करेगा पूरा, ऐसा पूरा रोटेट करेगा। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो भाई आपको क्या महसूस होता है, वेटलेसनेस महसूस होती है। देखो आप ऐसे नीचे चलना स्टार्ट कर रहे हो, इस डिब्बे में बैठे हुए ऊपर जा रहे हो ऊपर जा रहे हो ऊपर जा रहे हो ऊपर जा रहे हो, इस वाले पॉइंट पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुंचे तो आपको वेटलेसनेस महसूस हो रही है। कब हो रही होगी, बाहर एक फोर्स लग रहा होगा mv²r, और नीचे एक फोर्स लगेगा आपका वेट mg, ये जस्ट बैलेंस हो रहे होंगे एक दूसरे से। यदि mg की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यदि नीचे वाला फोर्स, तो आप नीचे गिर जाओगे, डिब्बे में से नीचे आ जाओगे। mv²r ज्यादा होता तो आप इससे चिपके रहते, लेकिन वेटलेसनेस महसूस हो रही है ना आपको, मतलब आप चिपके हुए नहीं हो, उससे चिपके हुए नहीं, तब तो आपका वेट होता ना ऊपर कुछ,
वेट क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वेट प्रोवाइड करता है यार। मैंने इसका एक शॉर्ट भी डाला है अपने चैनल पर। यदि नॉर्मल रिएक्शन वेट प्रोवाइड करता है, इसका एक शॉर्ट भी डाला है, 2 शॉर्ट डाले एक्चुअली, जिसमें मैं लिफ्ट में के अंदर चल रहा हूँ तो ऊपर जा रहा हूँ तो वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नीचे आ रहा हूँ लिफ्ट में, तब वेट क्या हो रहा है, नीचे आऊंगा तो एम ऊपर लगेगा तो वेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कुल मिला के बात है। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि वेटलेसनेस महसूस होने के लिए ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बैलेंस। वाह, यहाँ से ये जाएगा। तो आपको पूछा है स्पीड ऑफ कार एट द टॉप ऑफ द हिल, तो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर जी। रेडियस कितनी है इसकी, 20 और g आपको लेना है 10। यहाँ से आंसर आएगा 10√2। अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1/414। आंसर आएगा 14.14। तो आपको आंसर ऐसे नहीं दे रखे कि डायरेक्ट 14, आपको आंसर दे रखे हैं इसका आंसर 13 to 14 के बीच में होगा, 14 to 15 के बीच में होगा, 15 to 16 के बीच में होगा। तो आपको बस ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, 14 to 15 वाला, क्योंकि आंसर कितना है, 14 से बड़ा है और 15 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आगे करेंगे एक बार आप रोटेशनल मोशन में इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, मास के जब इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, एक्स दूरी पर एक कंपोनेंट लेना होता है डीएम मास का, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हो एम ओमेगा स्क्वायर आर के लिए, वो सारी चीजें आप सीख जाओगे एक बार रोटेशनल मोशन में, तब इस क्वेश्चन को करा दूंगा। इजी है, सेकंड होगा चुटकी बजा के खेले, लेकिन क्या बात है, कॉन्सेप्ट की बात है, वो कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा तब सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इजी। अ बस इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हो, कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मैं इस स्पीड को ऐसे भी लिख दूं क्या, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि नॉर्थ में चल रहे हैं। देन इट टर्न्स लेफ्ट थ्रू 90 डिग्री, जब इसने 90 डिग्री का टर्न लिया, ठीक है, द स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड, स्पीड चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी तो चेंज हो गई, जैसे इसने डायरेक्शन चेंज करी वेलोसिटी तो चेंज हो ही गई। स्पीड सेम है, मतलब इधर भी स्पीड यही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं यदि इसकी स्पीड लिखूं इस वाली, तो ये स्पीड को मैं लिखूं यदि वेक्टर फॉर्म में, तो -50 आई। ये बात मानते हो आप, ये बात मानते हो या फिर नहीं मानते हो, पहले ये बताओ। माननी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन पीछे की डायरेक्शन में तो माइनस ही। इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ बस इन द टर्निंग प्रोसेस। अच्छा जी, आपको बताना है कि बस इसकी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो भाई किसी भी चीज में जब इंक्रीमेंट निकालते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हो। यदि मैं बोलता हूँ कि मेरा मास पहले 60 kg था, अब मेरा मास बाद में हो गया 65 kg, आप मेरा इंक्रीमेंट बताओ, तो आप क्या बताओगे, फाइनल मास 65 माइनस इनिशियल मास 60, डिफरेंस निकालोगे तभी तो इंक्रीमेंट आएगा। यदि मैं बोलता मेरा इनिशियल मास 60 है लेकिन मेरा बाद में मास हो गया 55, तो इंक्रीमेंट बताओ, मैंने पूछ लिया आपसे इंक्रीमेंट ही बताओ। यदि मेरा इनिशियल मास कितना है, मेरा इनिशियल मास है भाई 60 और फाइनल मास मेरा हो गया 55, तब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरा इंक्रीमेंट बताओ, तो मैं तो क्या करूँगा, मैं तो आंख बंद करके ये करूँगा भाई, आंख बंद करके मैं तो यही करूँगा। फाइनल मास कितना, -50 है, इनिशियल कितना 60, तो इंक्रीमेंट कितने का, -5 का। यदि कोई यही लैंग्वेज सुनना चाहता है तो आपको यही लैंग्वेज सुनानी पड़ेगी कि हाँ बेटा तेरे मास में इंक्रीमेंट है, लेकिन कितना, -5 का। -5 का इंक्रीमेंट मतलब आप जानते हैं कि रिड्यूस हुआ है मास, समझ गए। आपको इस भाषा को समझना पड़ेगा, ये फिजिक्स की भाषा है भाई, ये दिल को छू के जाती है, कैसे दिल को छू के जाती है। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट नहीं, अभी तो इसी की बात कर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, -50 आई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 जी, समझ गए। तो ये आपकी वेलोसिटी में क्या इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीमेंट तो आ गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए, देखो यदि मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ इस वेलोसिटी को, तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ये 50 आई नेगेटिव डायरेक्शन में ये, और 50 जे भी नेगेटिव है, तो ये ऐसे ड्रॉ होगा। और इसके जो नेट आएगा भाई, रिजल्टेंट आएगा, वो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर 50 इंटू 1.414। यहां से आपका आंसर आएगा 7 पॉइंट नहीं 70.7,
70.7। और डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, ये वाली रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है भाई, आपको पता होना चाहिए। ये होती है भाई ईस्ट, ये होती है भाई वेस्ट, ये होती है भाई नॉर्थ, ये होती है भाई साउथ। तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये नहीं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यहाँ से एंगल बनेगा 45 और इधर से भी एंगल बनेगा 45। क्यों बनेगा, क्यों बनेगा वो आप समझते हो ना, क्योंकि यहाँ से यदि मैं टेन थीटा निकालूंगा तो वाई अपॉन एक्स, वाई भी 50 एक्स भी 50, आंसर आएगा 10 इनवर्स 1 मतलब 45, एंगल 45 आएगा। और डायरेक्शन कौन सी, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। A particle of mass m is tied to a string of length L and wheeled in its horizontal plane. If tension in the string is T, then speed of the particle will be। अच्छा, इतनी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा अब ये, तो इतनी हिम्मत हो गई। एक मास m है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है v स्पीड से, बाहर कौन सा फोर्स लगेगा mv स्क्वायर यार, अंदर कौन सा लगेगा t। ये कब कहानी है, जब मैं मोशन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से t जो इक्वल हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर के। लेकिन यदि मैं सेंट्रीपिटल से सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, नेट सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है t, और नेट सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इसकी वैल्यू t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगी। आर की जगह यहाँ पर लेंथ हो जाएगी भाई, क्योंकि इसने बोला है लेंथ स्ट्रिंग की है, तो क्या आप यहाँ से टेंशन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे अब, ठीक है। मास ऑफ इफ टेंशन देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड निकालनी है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट TL/m। कोई दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट है, व्हेन मिल्क इज चर्न क्रीम गेट सेपरेटेड। जब एक मिल्क को चर्न किया जाता है, एक्चुअली में मिल्क को चर्न नहीं किया जाता, किया जाता है कर्ड को चर्न। कर्ड मतलब दही, कर्ड मतलब दही को चर्न करोगे, दही को चर्न करोगे भाई, दही है उसको ऐसे ऐसे चर्न करोगे तो उससे उसके घी अलग होता है भाई, उससे क्या अलग होता है, क्रीम अलग होती है, क्रीम अलग होती है यहाँ पे। तो यदि घी को चर्न करते हैं तो क्रीम बाहर की डायरेक्शन में जाती है, बाहर की डायरेक्शन में अलग हो जाती है। तो दूध से घी का बनना, ये एक आपसे पूछा जाता है, नॉर्मल ये क्वेश्चन है जनरल पूछा जाने का, कि दूध से घी का बनना किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो आप बताओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वहां पर, क्यों आप समझते हो, क्योंकि ये बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, बाहर की डायरेक्शन में लग रहा है तभी तो वो घी बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर दिस वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। पहले तो ये बताओ, ये इक्वेशन जो दे रखी है, ये इक्वेशन जो दे रखी है वो किस चीज की इक्वेशन होगी, मतलब इससे कौन सा ग्राफ बनेगा। ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, किसकी है। तो सर्किल के बारे में तो अपन जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होना चाहिए। यदि ये फॉलो हो रहा है तो ये सर्किल की इक्वेशन होगी। कि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है कितना इसका, ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है, ये एक्स और वाई नहीं है, ध्यान रखना। ये एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, यदि इसको और अच्छी तरह लिखूँ तो ये आई कैप है और ये जे कैप है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कॉस ओमेगा टी एक्स स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर, वाई की वैल्यू है साइन ओमेगा टी, दोनों का स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे सर्किल की रेडियस है 1, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसलिए ये क्या है, एक सर्किल की इक्वेशन होगी, ठीक है। सर्किल की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, पहली बात तो ये। अब आपसे पूछ के इसकी वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी बता सकते हो, वेलोसिटी होगी dr/dt, और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप, या फिर मैं इसको लिखूँ आई कैप प्लस ओमेगा साइन थीटा का कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ये वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। यदि मैं v डॉट आर कर दूं या फिर r डॉट वी कर दूं, r डॉट वी या v डॉट आर, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, लेकिन v क्रॉस r और r क्रॉस v दोनों अलग अलग बातें हैं। भाई मैं फिर बोलूँगा, मैं आपको यहाँ पे इतना बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता इनके बारे में, इतना ही बता सकता हूँ, इसके लिए आपको पूरा चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ। आर डॉट वी या वी डॉट आर, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। अरे यार ठीक है, एक बार ये भी ऑफ होगा, लेकिन मैं इसको वापस फुल स्क्रीन कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू तो सेम होती हैं,
लेकिन आर क्रॉस बी नॉट इक्वल टू वी क्रॉस आर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये बात आपको मैंने बता दी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आर डॉट वी करना चाहता हूँ। आर डॉट वी कैसे करेंगे, आई वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, कैसे आया, इस वाले कंपोनेंट का इस वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई होना चाहिए इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से v क्रॉस डॉट आर की वैल्यू आ रही है 0 और आनी भी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है हमेशा टेंजेंशियल होती है और टेंजेंशियल होगी तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये बात भी सही होगी। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है आर की, ये बात एकदम सही होगी। और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी अब, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे वी डॉट आर की वैल्यू 0 आ गई, तो इससे तो प्रूव हो गया कि ये जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, अब मैंने ये कंप्लीटली आपको वेरीफाई हो गया कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। यदि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन लगता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन लगता है। यदि तब भी आपको यदि आपको बिल्कुल नहीं पता कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसका निकालोगे क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आपको करना पड़ेगा dv बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी आई कैप। समझ गए आप, यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर में कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये तो भाई मुझे लगता है कि जो आर था वही वापस मिल गया, यही तो आर था, एक्स कैप मतलब आई कैप लिख दिया मैंने और वाई को जे कैप लिख दिया। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ रही माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर वेक्टर। तो देखो आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आर वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट, मतलब एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स है, ओरिजिन के अलाउंग, ओरिजिन के अलाउंग इसकी वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, ओरिजिन के अलाउंग। वैसे तो आपको सर्कुलर मोशन यदि समझ में आ गया तो आपको पता है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, मतलब ओरिजिन की साइड जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर सेपरेटेड हॉरिजॉन्टली से एक्स, ठीक है, इनिशियली ये हॉरिजॉन्टली एक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दे आर प्रोजेक्टेड एट सेम टाइम एज शोन इन द फिगर विद द इनिशियल स्पीड। अच्छा, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, मतलब यू तो वेलोसिटी है इसकी, और कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u/2, इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में देखो तो यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी भी वैल्यू है और u/2, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी नहीं स्पीड सेम है, वेलोसिटी तो अलग अलग है क्योंकि इसकी इस डायरेक्शन में इसकी इस डायरेक्शन में डायरेक्शन अलग होती है, वेलोसिटी अलग है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम जीरो। इसको करते हैं अपन रिलेटिव मोशन से। तो रिलेटिव मोशन मतलब क्या करना है, इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो हो जाए, मतलब ये हॉरिजॉन्टली चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम याद करो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर दिमाग में ना आए। चोर पुलिस प्रॉब्लम, चोर पुलिस प्रॉब्लम में क्या करते थे अपन, एस ए बी इक्वल्स टू यू ए बी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वेयर, यही करते थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि अपन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं और एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है दोनों का, मतलब ए बी जीरो ए बी भी जीरो। यदि एक्सेलरेशन है भी तो वाई डायरेक्शन में, तो क्या वाई डायरेक्शन के लिए ए बी की वैल्यू यदि मैं पूछूंगा तो वो कितनी होगी, वो भी जीरो होगी, क्योंकि ए माइनस ए बी यही होता है वाई डायरेक्शन के लिए। यदि मैं बात करूं एक्स में तो दोनों ही जीरो, लेकिन वाई में है, ए का भी एक्सेलरेशन वाई में कितना है माइनस जी, इसका भी कितना है माइनस जी, तो फाइनली ये वैल्यू जीरो आएगी। लेकिन मुझे एक्स डायरेक्शन की वैल्यू देखनी, मतलब एक दूसरे से ये कब पास आएंगे, कब पास आएंगे, जब इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो इनको कितनी डिस्टेंस, मतलब रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, एक्स, एक्स कवर करनी है भाई, ठीक है। यू ए वी मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, यू ए बी, यू ए माइनस यू बी, यू ए कितनी है भाई,
u/2 आई कैप माइनस u, b की वैल्यू कितनी है u/2, लेकिन माइनस आई कैप, यही तो खेल है। u/2i प्लस u/2i, मतलब ये हो जाएगी वैल्यू u/a/b की वैल्यू हो जाएगी u इंटू टी। तो टाइम कितना लगेगा x/u। देखने में बड़ा सवाल, लेकिन है एकदम छोटा सा सवाल। समझने की बात है। देखो चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम यदि आपने पढ़ी है अच्छी तरह से तो इसमें कुछ भी नहीं लगा। आपको क्या करना है, दोनों के रिलेटिव उनको एकदम पास में आना है। तो मतलब उनको रिलेटिव कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, एक्स। तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इनका कोई भी एक्सेलेरेशन है नहीं। एक्सेलेरेशन यदि कांस्टेंट भी होता तो भी मैं लगाया था, क्योंकि तीनों इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन मोशन की जो है वो कब वैलिड है, जब क्या हो जाए, जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। तो इस केस में तो एक्सेलेरेशन है ही नहीं, जीरो है एक्स डायरेक्शन का, तो मैं लगा देता हूँ, मैं लगा सकता हूँ आराम से। इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन लगाई और उससे आंसर लगा दिया टाइम का। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। टू बॉयज स्टैंडिंग एट एंड ए एंड बी ऑफ ग्राउंड, दो एंड पे खड़े हुए हैं भाई ये, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस है ए, ठीक है। अ बॉय बी स्टार्ट रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विद वेलोसिटी v1। अब एक लड़का है यहाँ से v1 वेलोसिटी से ऊपर चलना स्टार्ट करता है। द बॉय स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद स्पीड v एंड कैच द अदर बॉय इन टाइम t। तो टाइम t की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। टाइम t की वैल्यू बताने में कोई दिक्कत नहीं। एक रन ऐसे कर रहा है कि ये डायरेक्टली इसको ऐसे अप्रोच करेगा, ठीक है, और इसकी कितनी वेलोसिटी है v, और t टाइम के बाद ये b को पकड़ भी ले रहा है भाई। तो ये बताओ t टाइम में b कितना मूव कर चुका होगा इस डायरेक्शन में, t टाइम में ये डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस जो होती है वेलोसिटी इंटू टाइम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो डायरेक्टली वेलोसिटी इंटू टाइम। और इसी टाइम में ये यदि यहाँ पर पहुंच गया तभी इसको पकड़ पाएगा, दोनों का टाइम तो सेम होना चाहिए तभी वो एक दूसरे को पकड़ पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी कवर करेगा, क्योंकि टाइम तो सेम है और इसकी वेलोसिटी है ये v इंटू टी। तो ये वाली वेलोसिटी ये आ गई, ये वाली वेलोसिटी ये आ गई, ये वाली वेलोसिटी ये डिस्टेंस निकाल दी, ये डिस्टेंस निकाल दी, ये डिस्टेंस निकाल दी। अब इसमें पाइथागोरस, अरे पाइथागोरस थ्योरम है ये, हमारी बहुत ही लग रही है, ये पाइथागोरस थ्योरम है ये, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो v स्क्वायर माइनस 20। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन टाइड टू एंड ऑफ स्ट्रिंग 1 मीटर, एक 1 मीटर की स्ट्रिंग है भाई, इससे एक पत्थर बांध दिया, इन्हें हॉरिजॉन्टल सर्किल में कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। इफ द स्टोन मेक्स 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकेंड, 22 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में, 44 सेकंड। तो f की वैल्यू निकाल सकते हैं, f की वैल्यू क्या होती है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, वही निकालनी है। तो 22 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में, 44। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में f की वैल्यू आ चुकी है, f मतलब 1/2 आ गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ओमेगा निकाल सकते हो, 2 पाई इंटू 1/2, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में, ओमेगा की वैल्यू आ रही पाई। निकालना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। एक्सेलरेशन क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा जो कि होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू पता चल गई मुझे, पाई है स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी है 1, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी पाई स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। और इसने पूछा इसकी डायरेक्शन, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, towards the center along the radius, towards the center along the radius, towards the center along the इस तरह से क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन जो है काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, दो डिस्टेंस निकालनी है। देखो आपको क्या करना है, एक इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से आपने एक पत्थर फेंका और इसी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फेंका, क्योंकि इसने ऐसा नहीं बोला कि इंक्लाइन प्लेन से किसी एंगल पे पत्थर फेंका गया, ऐसा नहीं बोला,
इसने बोला कि बस 60 डिग्री पे है। अच्छा ये कुछ कम बना दिया, मैं दूसरा इंक्लाइन बनाया था। ये एंगल 60 डिग्री है भाई, और यहाँ पर आपने एक पत्थर फेंका, लेकिन इस इंक्लाइन के अलोंग ही फेंका। ऐसा नहीं है कि इस इंक्लाइन से कुछ एंगल बनाते हुए नहीं फेंका, क्योंकि इसने एंगल दे नहीं रखा है, इसने एंगल दे नहीं रखा, सिर्फ इंक्लिनेशन का एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो आप मान के चलोगे कि पत्थर इस इंक्लाइन के अलोंग ही फेंक रहा होगा वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर लगता है जी, ये 60 जब होता है भाई, ये यदि 60 होता है भाई, तो यहाँ पर जो आता है वो आता है जी कॉस 60, और इस डायरेक्शन में आएगा जी साइन 60। ये तो आप समझ चुके हो, नहीं भी समझे हो तो देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये बाकी बचा वो कितना हो जाएगा 30, ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। यहाँ से ये हो जाएगा जी कॉस 60, ये हो जाएगा जी साइन 60, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात बताओ, मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे बना लेता हूँ, बस नॉर्मल प्लेन, जिसमें एक्स डायरेक्शन का एक्सलेशन है जी साइन 60। अब इसको नॉर्मल ऐसे ट्रीट करो कि आप एक पत्थर को ऐसे फेंक रहे हो, जिसकी वेलोसिटी मान लो इनिशियली कितनी है u। अब मुझे बताओ कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये बोल रहा है कि आप इंक्लाइन प्लेन पे फेंकते हो और एक टाइम के बाद ये पत्थर रुक जाता है और x डिस्टेंस कवर करता है रुकने से पहले, x1 कवर करता है। तो x1 की वैल्यू आपको निकालनी हो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका। कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, सिर्फ इससे एक्स डायरेक्शन की बात हो रही, वाई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। वाई डायरेक्शन में यदि होता तो नीचे एक एक्सेलरेशन लग रहा होता जी cos 60, लेकिन अपन एक्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हटाओ। एक्स डायरेक्शन में यदि मैं इक्वेशन लगाना चाहूँ तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, ताकि मुझे ये चीज़ पता चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है u, एक्स निकालना हो तो भाई कौन सी इक्वेशन लगा दो, आप मुझे ये बता दो कि मैं कौन सी इक्वेशन लगा दूं। तो भाई मैं बताऊंगा आपको, ये इक्वेशन लगाऊं क्या, बोलो। फाइनली क्या होगा, इस जगह पे आगे ये रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, +2 इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी साइन 60। ये बात समझ आती है कि नहीं, और x मतलब x1, तो ऐसे x1 की जो वैल्यू आएगी u²/2g साइन 60 x1। अब आपने दूसरे केस में क्या किया, इंक्लिनेशन का जो एंगल है उसको कम कर दिया, अब ये एंगल रह गया सिर्फ 30 डिग्री, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब u²/2g साइन ऑफ 30। आपको सिर्फ इन दोनों का रेशियो लेना था, x1/x2, सिर्फ इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ये रेशियो हो जाएगा साइन 30 साइन ऑफ 60, क्योंकि बाकी चीजें तो कट हो जाएंगी। ये यूज कर 2 हो जाएगा। x1 में क्या बचेगा, सिर्फ 1/sin थीटा, तो ये 1/sin थीटा होगा x1 के लिए, और x2 में क्या बचेगा 1/sin 30, तो ये sin 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√3, इसका रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो 1/√3 हो जाएगा। समय समाप्ति की घोषणा। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो